हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भूषण। थोड़ी देर वेट करते हैं एक बार बाकी लोगों के ज्वाइन करने का। बाकी लोग ज्वाइन कर रहे हैं जब तक आप ये लास्ट क्लास वाला क्वेश्चन पूरा करो। लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ पे छोड़ा था जहाँ पर हम एक सेल है जो कि नॉन स्टैंडर्ड स्टेट में है, उसका ई निकालना चाह रहे थे। तो फर्स्ट पार्ट का तो हमने कर लिया था। सेकंड पार्ट का एक बार कैलकुलेट करके बताओ मुझे। ऑलराइट, ठीक है। आई थिंक काफी सारे लोग आ ही गए हैं। तो जैसा मैं आपको बता रहा था, लास्ट क्लास में हम लोगों ने नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करना सीखा था। एंड नर्स्ट इक्वेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक सिंपल मेथोडोलॉजी भी मैंने आपको समझाया था।
जहाँ पर step 1 was writing reactions, step 2 was calculating the n and q value, step 3 was calculating E naught, and step 4 was applying the Nernst equation. तो ये सेकंड वाले एग्जाम्पल पे आप मुझे क्विकली अप्लाई करके दिखा दो और बता दो क्या आंसर आ रहा है. ऑलराइट, ताक्सन ने आंसर दिया है 0.285. ठीक है, देख लेते हैं एक बार क्विकली. ठीक है, कैसा रहेगा. तो एनोड पर क्या हो रहा है, आयरन ऑक्सीडाइज कर रहा है, Fe से Fe2+ बन रहा है. कैथोड पर क्या हो रहा है, टिन रिड्यूस कर रहा है. So Sn2+ aqueous plus 2 electron is giving tin solid. Overall reaction हमें समझ में आ गया. Fe आयन tin आयंस को डिस्प्लेस कर रहे हैं. ठीक है, सो इस रिएक्शन का n का वैल्यू 2 दिख रहा है एंड q का वैल्यू क्या दिख रहा है, Fe2+ का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन Sn2+ का कॉन्सेंट्रेशन. Fe2+ का कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू है 0.3 एंड Sn2+ का था 0.1 मोलर. ठीक है, तो ये q का वैल्यू 3 आ गया. ठीक है, E नॉट का वैल्यू क्या होगा, SRP कैथोड माइनस SRP एनोड. सो कैथोड का दिया हुआ है -0.14 एंड ये एनोड दिया हुआ है -0.44. तो इससे आपका आंसर आ जाएगा 0.3 वोल्ट. तो अब नर्स इक्वेशन अप्लाई कर देंगे. V इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.059 n बाय n इंटू लॉग Q. राइट, सो 0.3 माइनस 0.06 कर दो, चलो इसको अप्रोक्सीमेशन के लिए. n का वैल्यू 2 इंटू लॉग के अंदर 3 आ जाएगा. अब log 3 का वैल्यू अगर आपको याद हो तो ये मैंने बोला था आपको ये सब याद रखना है. तो ये लगभग 0.48 होता है ना. तो इसको लगभग 0.5 मान लेते हैं. चलो ठीक है, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करते जा रहा हूँ मैं, लगभग लगभग. तो ये कितना हो जाएगा, 0.3 माइनस अब 0.5 इंटू 0.6 क्या होता है, 5 इंटू 6 होता है 30, है ना. 30 और 30 और 3 0 तो 0.03 अपॉन 2 ऐसा आ रहा है. हाँ, तो तास्किन आपका आंसर 0.285. यस, दैट इज वेरी क्लोज. राइट, दिस इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, सो आई थिंक अब आपको नर्स इक्वेशन अप्लाई करना आ गया है, जैसा हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था. ऑल राइट, तो आज की क्लास में अब हम लोग शुरू कर सकते हैं हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट एप्लीकेशन, which is called as concentration cell. ठीक है, नाउ इस concentration cell का आइडिया क्या है और कैसा है वो मैं आपको पहले समझाता हूँ, उसके बाद आप लोग
इसका एग्जाम्पल भी देखना। हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में। ठीक है, गैल्वेनिक सेल के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, दैट स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से हम लोग इलेक्ट्रिकल वर्क करवाएंगे। ठीक है, वी विल हैव अ रिएक्शन जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होगा। एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल इसका उल्टा रहता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक करंट से, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक वर्क करने से हम लोग नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन करवा पाएंगे। ठीक है, नाउ ऑब्जर्व करना, इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक्चुअली इसी कैटेगरी में लाई करता है, गैल्वेनिक सेल वाली। ठीक है, बट थोड़ा डिफरेंट है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल is more similar to galvanic cell, but there are some key difference. ठीक है, वो डिफरेंस क्या रहेगा यहां पर ऑब्जर्व करना। गैल्वेनिक सेल के अंदर, ठीक है, विद इन गैल्वेनिक सेल स्पॉन्टेनियस कुछ हो रहा है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है जिससे इलेक्ट्रिकल वर्क आएगा। ठीक है, यहां पर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर नो ओवरऑल केमिकल चेंज। ठीक है, देयर इज नो ओवरऑल केमिकल चेंज, जस्ट कॉन्सेंट्रेशन में चेंज होगा, उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल वर्क हो सकता है। ठीक है, कैसे, आप यहाँ पर ऑब्जर्व करना। मान लो मैं एक गैल्वेनिक सेल क्रिएट कर रहा हूँ, जिंक रॉड को यूज कर रहा हूँ और जिंक 2+ आयंस ले रहा हूँ 1 मोलर पे। ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे ले रहा हूँ। स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगी वो 1 मोलर रहेगा एक्वा स्पीशीज का। एंड दूसरी तरफ भी जिंक का ही इलेक्ट्रोड ले रहा हूँ एंड जिंक का ही सोल्यूशन ले रहा हूँ सेम 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन का। ठीक है, और इनको वायर से कनेक्ट कर दिया, सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इस केस में E naught cell will be 0. Why? Because both anode and cathode are exactly same. ठीक है, तो इसमें मेरा कुछ सेल पोटेंशियली क्रिएट नहीं होगा, कोई इलेक्ट्रॉन इधर उधर जाएंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों एग्जैक्टली सेम है। बट अगर if we keep concentrations different, ठीक है, तो यहां पर ऑब्जर्व करना, मेरे सामने एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन आ जाएगा। यहां पर मान लो Zn2+ की कॉन्सेंट्रेशन C1 मोलर है, तो इसका E जो होगा वो क्या कहलाएगा, E नॉट। ठीक है, E ऑफ दिस Zn2+ Zn, ठीक है, जो ये हाफ सेल है इसका E चेंज हो जाएगा। नर्स इक्वेशन से मैं लिख रहा हूँ E of Zn2+ Zn
ठीक है, इसको मैं E1 बोल देता हूँ. दिस विल बी E0 Zn2 plus Zn माइनस कैसा हो जाएगा RT by NF इंटू ln 1/Zn2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, राइट. तो इसको मैं E1 बोल देता हूँ. E1 हो जाएगा E0 माइनस RT by NF ln 1/C1. ठीक है, ये जो Q है वो मैंने डायरेक्टली लिख दिया. आई होप आपको ये समझ में आ गया. ठीक है, 1/Zn2 प्लस क्यों लिखा, ये Q है, रिएक्शन कोशेंट. जिंक सॉलिड का तो एक्टिविटी 1 रहेगा और जिंक 2 प्लस आयन का एक्टिविटी उसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन रहेगा. ठीक है, एंड जो दूसरा इलेक्ट्रोड है उसको भी मैंने चेंज कर दिया. ठीक है, यहाँ पर जिंक है रॉड और जो जिंक 2 प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन है वो अलग है, वो से C2 मोलर है. ठीक है, तो यहाँ पर भी ऑब्जर्व करना, अगर मैं इसका रिडक्शन पोटेंशियल निकालूंगा तो ये चेंज हो जाएगा. नर्स इक्वेशन से निकालना पड़ेगा. E0 Zn2 plus Zn minus RT by NF into ln 1/Zn2 plus concentration. तो इसको मैं मान लो E2 बोल देता हूँ क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे C2 है. राइट. तो अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे जो ई सेल रहेगा, मान लो इनको मैं कनेक्ट कर देता हूँ. ठीक है, वायर लगा दिया और सॉल्ट ब्रिज लगा दिया. इनको अब मैं कनेक्ट कर देता हूँ. ठीक है, जूम आउट करके दिखाता हूँ. इनको अगर मैं कनेक्ट कर देता हूँ तो अब यहाँ पर ई सेल 0 नहीं रहेगा, है ना. ई सेल क्या हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, है ना. ई सेल विल बी रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एनोड. ठीक है, अब इसमें से कैथोड एनोड कौन सा है वो मैं कैसे बताऊंगा, वो पहले से नहीं पता पड़ रहा मुझे. ठीक है, वो डिपेंड करेगा C1 और C2 के ऊपर. ठीक है, तो मुझे नहीं पता इसमें कैथोड एनोड कौन सा है. ठीक है, वो C1 C2 के ऊपर डिपेंड करेगा. राइट. यहाँ पर अगर मान लो, ठीक है, इफ C1 इज लेस देन C2 तो जरा E का वैल्यूज देख के बताना, E1 E2 में कौन सा बड़ा रहेगा. वो नेगेटिव साइन को ना अंदर ले लो लॉन के, है ना. तो 1/C का C हो जाएगा, C1 हो जाएगा, है ना. और 1/C2 का भी C2 हो जाएगा अगर ये नेगेटिव साइन को मैं अंदर ले लूंगा तो. और अगर C1 C2 में C2 बड़ा है तो क्या आपको दिख रहा है E2 बड़ा होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है. ये मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ E0 प्लस RT by NF ln C1 और इसको मैं लिख सकता हूँ E0 प्लस RT by NF ln C2, है ना. तो अगर C2 बड़ा है तो E2 बड़ा होगा, है कि नहीं. अब अगर दो हमारे सामने सेल हाफ सेल है तो उसमें से एनोड और कैथोड कौन सा होता है, इसका क्या लॉजिक पढ़ा था हमने. मैं आपके सामने दो सेल लगा. सर प्लेस होगा क्या ना हाँ बोलो. SSRP एनोड. हाँ, सो अब यहाँ पर क्या है, एस नहीं है ना, स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं है ये क्या है, नॉन स्टैंडर्ड स्टेट में है. तो इस केस में
मैं इंस्टेड ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल लूंगा। ठीक है, ये अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस है ना, अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन मैं रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एनोड लिख सकता हूं। ठीक है, या चलो मान लो अगर आपको ये भी नहीं लिखना है, ठीक है, मान लो आपको ये नहीं लिखना है, तो भी मैं आपके साथ में वर्क कर सकता हूँ। चलो ठीक है, मान लो अगर आपको ये नहीं लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, नर्स इक्वेशन तो लिख सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यूजिंग नर्स इक्वेशन मैं सेल के ऊपर लिख सकता हूँ ई सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ लॉन क्यू, ऐसा तो लिख सकता हूँ। और ई नॉट क्या होगा, यहाँ पर ई नॉट जीरो होगा, कैसे पता, यहाँ से अपने देखा ना, यहाँ से मुझे समझ में आ गया दैट ई नॉट जीरो रहेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड स्टेट में तो ये दोनों ही सेम है। नॉन स्टैंडर्ड स्टेट में क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है, तो ई सेल जीरो नहीं होगा, बट ई सेल क्या होगा वो मैं नर्स इक्वेशन से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब अगर नर्स इक्वेशन से मुझे निकालना है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर देख रहे हो एन और क्यू लगेगा, और एन और क्यू निकालने के लिए मुझे एटलीस्ट रिएक्शन लगेगी। रिएक्शन के लिए मुझे ये तो पता होना चाहिए ना कैथोड क्या है एनोड क्या है। तो अगर यहाँ पर मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, कि C1 लेस देन C2 है, तो E1 लेस देन E2 आ जाएगा। तो अब मुझे बताओ कि एनोड और कैथोड कौन सा होगा। एनोड E1 और कैथोड E2। परफेक्ट, वेरी गुड। तो जिसका एसआरपी कम होता है वो एनोड हो जाता है, और जिसका एसआरपी ज्यादा होता है वो कैथोड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो एनोड पर क्या रिएक्शन हो रहा है। एनोड पर जो जिंक है वो जिंक 2+ आयंस में जा रहा है। ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन है इधर C1 मोलर। कैथोड पर क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा है, तो जिंक 2+ आयंस जो है वो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं और वो किस में जा रहे हैं, जिंक सॉलिड में। ठीक है, ये C2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है। अगर मैं इनको ऐड करके ओवरऑल देखूं क्या हो रहा है, तो ये जिंक तो कट जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स भी कट जाएंगे, क्या दिखेगा, जिंक 2+ एक्वस C2 कॉन्सेंट्रेशन जा रहा है जिंक 2+ एक्वस C1 कॉन्सेंट्रेशन के अंदर। ठीक है, तो ये अब आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हो गया। यहाँ पर अब आपको दिख रहा होगा जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था, दैट देयर इज नो केमिकल चेंज। ठीक है, देयर इज नो ओवरऑल केमिकल चेंज, देयर इज ओनली concentration दैट इज अंडरगोइंग अ चेंज। ठीक है, देयर इज नो केमिकल चेंज। ठीक है, ओनली चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, क्या हो रहा है, C2 का कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाएगा जैसे जैसे रिएक्शन हो रहा है, और C1 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा। ठीक है, कब तक चलेगा, टिल बोथ कॉन्सेंट्रेशन बिकम इक्वल। ठीक है, जब दोनों कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाएंगे तब क्या हो जाएगा, ई सेल जीरो हो जाएगा। ठीक है, वी विल से इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो ये समझ में आया आपको इस सेल के अंदर क्या हो रहा है।
देयर इज नो केमिकल चेंज, देयर इज ओनली कॉन्सेंट्रेशन चेंज, जिसकी वजह से सेल रन कर रहा है। इज दिस क्लियर? तो अब मैं इससे ई सेल निकाल सकता हूं, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो। नाउ अगेन इफ आई यूज नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, ये जो नर्स्ट इक्वेशन थी उसमें मैं लिखूं एन और क्यू का वैल्यू डालूं, तो यहाँ पर ऑब्जर्व करना, यूजिंग नर्स्ट इक्वेशन ई सेल इज ई नॉट सेल, ठीक है, ई नॉट तो जीरो है, माइनस आर टी बाय एन एफ इंटू लॉन क्यू। तो यहाँ पर ई सेल मेरा आ जाएगा माइनस आर टी बाय एन एफ, और यू कैन से प्लस आर टी बाय एन एफ लॉन 1/q, ठीक है, जैसा भी आपको देखने का मन है। अब इसमें आप पुट कर दो वैल्यूज, ठीक है, ये आर टी अपॉन 2f इंटू लॉन, ठीक है, q की वैल्यू क्या है यहाँ पर, q आप ऑब्जर्व करोगे तो क्या निकलेगा, C1/C2 निकलेगा ना, है ना, C1/C2। तो ये आर टी बाय 2f इंटू लॉन C2/C1 लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो आर टी बाय 2f, अगर 298 केल्विन पर है, ठीक है, तो ये आर टी बाय एफ को आप क्या लिख सकते हो, 0.059/2 इंटू लॉग ऑफ जिंक 2+ का कॉन्सेंट्रेशन एट कैथोड अपॉन जिंक 2+ का कॉन्सेंट्रेशन एट एनोड, ठीक है, ये 298 केल्विन पर रहेगा। ठीक है, जनरल फॉर्मूला ये ऊपर वाला है, आर टी बाय एन एफ लॉन क्यू, ठीक है, चाहिए तो आप इसको एज इट इज ही रखो, माइनस साइन बाहर रखो और इसको अंदर रख लो, ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला आप याद रखोगे इस तरीके से, क्योंकि नॉट सेल जीरो रहेगा, और अगर क्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपको आंसर मिल भी जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर जो मैंने येलो में हाईलाइट करा है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उनका मैं एक बार फिर से आपको रिकैप करा देता हूँ, ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व करना। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन सेल की अंडरस्टैंडिंग आप तभी समझ पाते हो जब आप एक बार नर्स इक्वेशन समझ जाते हो। तो हमें नर्स इक्वेशन से ये समझ में आ गया था दैट स्टैंडर्ड कंडीशन में ई कैसे लिखा जाता है और नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में ई कैसे लिखा जाता है। तो अब उस चीज को समझने के बाद में हम लोग कॉन्सेंट्रेशन सेल को ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन सेल दे आर सिमिलर टू गैल्वेनिक सेल, ठीक है, कि कुछ स्पॉन्टेनियस फिनोमेना हो रहा है, कुछ स्पॉन्टेनियस चीज हो रही है जिससे इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है। बट डिफरेंस क्या है, गैल्वेनिक सेल में देयर यूज्ड टू बी अ केमिकल रिएक्शन जिससे इलेक्ट्रिकल वर्क होता था, यहां पर एक कॉन्सेंट्रेशन चेंज है, स्पॉन्टेनियस कॉन्सेंट्रेशन चेंज है जिससे इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली जब मैंने पहली बार आपको बताया तभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि हाउ, मतलब ये कैसे हो गया, मतलब एक बार के लिए तो फिर भी समझ में आता है कि केमिकल चेंज हो रहा है, उससे जो एनर्जी आ रही है वो इलेक्ट्रिकल वर्क में कन्वर्ट हो रही होगी, ठीक है, बट ये कॉन्सेंट्रेशन चेंज से कौन सा एनर्जी कैसे आ गया, ठीक है, उससे इलेक्ट्रिकल वर्क कैसे हो गया। तो ये काफी इंटरेस्टिंग केस बन जाता है। तो इस चीज को समझने के लिए मैंने आपको अब एग्जाम्पल लिया। ये एग्जाम्पल में कैसा बताया आपको कि अगर हम लोग सेम हाफ सेल को, ठीक है, दोनों एनोड और कैथोड की तरह लगाने की कोशिश करें और उनमें कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग कर दें इलेक्ट्रोलाइट की, तो उससे क्या हो जाएगा, दोनों का
ई अलग हो जाएगा कैथोड का और एनोड का। तो अगर कैथोड और एनोड का दो हाफ सेल का अलग अलग ई है तो उनको कनेक्ट करने पर एक प्रॉपर गैल्वेनिक सेल बन सकता है। ठीक है, तो वही प्रॉपर गैल्वेनिक सेल का हमने डिस्कशन करा। एंड यहाँ पर ई सेल जो रहेगा वो नॉन जीरो रहेगा, उसको हमने कैलकुलेट करके भी देखा। ठीक है, कैसे नर्स इक्वेशन अप्लाई करी उसके लिए बस पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कैथोड या एनोड कैसा है। तो वो कैथोड या एनोड डिपेंड करेगा कॉन्सेंट्रेशन पर। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो मैंने ले लिया कि C1 लेस देन C2 है, तो उससे पता पड़ रहा है कि C2 वाली साइड कैथोड की तरह बिहेव करेगी और लेस कॉन्सेंट्रेशन वाली साइड एनोड की तरह बिहेव करेगी। फिर जो अपन नर्स इक्वेशन के स्टेप्स करते हैं वही लिखे। राइट, मैंने यहाँ पर हाफ रिएक्शन लिखे और ओवरऑल रिएक्शन लिखा। ओवरऑल रिएक्शन लिखने में देखना यहाँ पर बहुत ही केयरफुली मैंने जिंक 2+ को नहीं काटा दोनों तरफ। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन का है। तो इससे मुझे समझ में आ गया दैट ओके दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, देयर इज नो ओवरऑल केमिकल चेंज, देयर इज जस्ट चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। जो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाला है वो धीरे धीरे कम होगा और जो कम कॉन्सेंट्रेशन वाला है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। कब तक? जब तक दोनों कॉन्सेंट्रेशन बराबर नहीं हो जाती तब तक ये हमारा सेल चलता रहेगा। और इस सेल का नर्स इक्वेशन से हमने फॉर्मूला भी निकाल लिया सेल पोटेंशियल का। ठीक है, फिर इसमें बस मैंने एन और क्यू की वैल्यू डाल दी फ्रॉम द रिएक्शंस। ठीक है, ऐसे फ्रॉम द रिएक्शंस एन की वैल्यू मिल गई और क्यू की वैल्यू मिल गई, उसको पुट कर दिया और निकाल लिया। ठीक है, आई थिंक ये काफी क्लियरली समझ में आ रहा है आप सबको, है ना? मैं एक दो एग्जांपल और कराता हूँ इसके ऊपर ताकि आप लोगों को और क्लियरली है समझ में आए। ठीक है, लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल। तो अब एग्जांपल को समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में ले जाता हूँ। यहाँ पर ऑब्जर्व करना, टाइप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन सेल। ठीक है, टाइप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन सेल में पहला टाइप रहेगा, यहाँ पर ऑब्जर्व करना, इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल में कैसा रहेगा दैट बोथ half cells have same concentrations। ठीक है, सेम कॉन्सेंट्रेशन बोल लो या सेम इलेक्ट्रोड रहेंगे। ठीक है, बट जो इलेक्ट्रोलाइट रहेगा डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लेना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल रहेगा। कैसा? मैं एक बार ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ऑब्जर्व करना, जैसे मान लो ये एक हाफ सेल है। ठीक है, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 गैस है P बार। एंड जो H+ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन है अंदर वो है C1 मोलर। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स ये एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है। एंड दूसरी तरफ भी हमने ऐसा ही कंस्ट्रक्शन किया है।
पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 गैस सेम रखा है, ठीक है, इलेक्ट्रोड को सेम रखा है, ये P बार रहेगा, और जो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन है इलेक्ट्रोलाइट का, उसका कॉन्सेंट्रेशन C2 मोलर रखा है, ठीक है। एंड यहाँ पर भी ये प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है और ये वायर से कनेक्ट कर दिया, फिर इनके बीच में सॉल्ट ब्रिज भी बना दिया, ठीक है। तो ये आपका एक कॉन्सेंट्रेशन सेल हो गया विच इज इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये इलेक्ट्रोलाइट्स के कॉन्सेंट्रेशंस वेरी कर रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स से अब मैं आपको एक टास्क देता हूं, ठीक है। इफ C1 is less than C2, then determine E cell, ठीक है। E cell का आप मुझे फॉर्मूला निकाल के दो। जैसे ऊपर करा था ना वैसे ही करना है, मतलब एक एक इनमें से एनोड होगा, एक इनमें से कैथोड होगा, ठीक है। मान लो आपको नहीं पता है अभी स्टार्टिंग में एनोड कौन सा है कैथोड कौन सा है, तो आप ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी एक को एनोड मान लो, ठीक है, और किसी एक को कैथोड मान लो, ठीक है। ठीक है, मे बी यू डोंट नो इन द बिगिनिंग, बट जो भी एनोड होगा, ठीक है, वहां पर ऑक्सीडेशन ही होगा, तो एनोड पर यही लिखने में आएगा H2 गैस is giving 2H plus aqueous plus 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। ये P बार है और ये C1 या C2 कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता अभी, बट ये एनोड पे रहेगा। एंड कैथोड पर क्या होगा? रिडक्शन होगा, सो 2H plus aqueous plus 2 electron is going to give you H2 gas, एंड ये H2 गैस भी क्या रहेगा? P बार, ठीक है। एनोड या कैथोड दोनों पर P बार ही है, एंड ये जो H प्लस है, ठीक है, ये क्या रहेगा? कैथोड वाला। C1 है कि C2 है मुझे नहीं पता अभी, ठीक है, अभी मुझे नहीं पता, मैं थोड़ी देर बाद आपको बता देता हूँ। अब ऑब्जर्व करना ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा। ओवरऑल रिएक्शन विल बी, ठीक है, H2 कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि दोनों तरफ सेम ही पार्शियल प्रेशर है, इलेक्ट्रॉन्स भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2H plus aqueous is going to give you 2H plus aqueous, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड में कैथोड रहेगा और राइट हैंड साइड में एनोड रहेगा, ठीक है। सो इससे मुझे समझ में आ गया N का वैल्यू 2 है एंड Q का वैल्यू क्या रहेगा? H प्लस एनोड की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, ठीक है, कोफिशिएंट पावर में चढ़ता है, अपॉन H प्लस कैथोड की कॉन्सेंट्रेशन का पावर का स्क्वायर, ठीक है। सो नाउ इफ आई अप्लाई द नर्स इक्वेशन, ठीक है, ई सेल क्या हो जाएगा? ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय, और चलो अभी टेम्परेचर बोला नहीं है कुछ भी, तो RT बाय NF ही रखते हैं, इंटू लॉन क्यू। ई नॉट सेल तो जीरो होगा यहाँ पर, ठीक है, ये हम लोग बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि दोनों इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड स्टेट में सेम ही रहेंगी, तो ये क्या बचेगा? माइनस RT बाय NF लॉन क्यू। सो यहाँ पर RT बाय 2F इंटू लॉन क्यू, क्या दिख रहा है यहाँ पर? H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर एनोड अपॉन H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर कैथोड, ठीक है। अच्छा, ये जो स्क्वायर है ये बाहर आ जाएगा इसके, ठीक है, माइनस RT बाई 2F इंटू 2, तो ये क्या बन जाएगा? लॉन H प्लस एनोड अपॉन H प्लस
कैथोड, ठीक है। वो स्क्वायर बाहर निकाल दिया मैंने, तो ये स्क्वायर 2 और 2 कट गया, और ये माइनस साइन को मैं अंदर ले जा रहा हूँ, तो क्या बन जाएगा, RT/NF लॉन H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कैथोड अपॉन H प्लस कॉन्सेंट्रेशन एनोड, ठीक है। अब यहां पर कैसा रहना चाहिए, फॉर स्पॉन्टेनियस सेल E cell has to be 0 implies जो भी लॉन के अंदर वाली टर्म है, ये जो लॉन है ये भी पॉजिटिव होना चाहिए ना, लॉन H प्लस कैथोड अपॉन H प्लस एनोड, ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये कब पॉजिटिव होता है, जब लॉन के अंदर वाली टर्म ग्रेटर देन 1 होती है। तो इससे मुझे समझ में आ गया that H plus concentration at cathode must be greater than H plus concentration at anode। तो यहाँ पर C1 C2 में जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वो कैथोड की तरह बिहेव करेगा, तो मैंने क्या दिया था, C2 ज्यादा है, ठीक है, तो C2 कैथोड पर रहेगा और C1 एनोड पे रहेगा, ऐसे भी मैं सोच सकता हूँ। समझ में आया, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एनालिसिस था। बताओ इसमें कहीं पे अटक गए हो, कुछ समझ में नहीं आया हो? सर वो लास्ट इनोड सेल है ना, वहाँ हाँ, पे कैथोड का H प्लस और एनोड का H प्लस ऑन है। यहाँ पर आप कह रहे हो, लास्ट वाला सर। अच्छा ये वाला, कि ये मतलब कैथोड को C2 और एनोड को C1 कैसे लिखा? वो स्पॉन्टेनियस सेल। हाँ, तो ये मेरा ई सेल आ गया, ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है, कि RT/F लॉन H प्लस कैथोड अपॉन H प्लस एनोड, ठीक है। अब लेकिन मुझे तो C1 C2 के टर्म्स में निकालना था, ठीक है, मुझे जो क्वेश्चन है उसमें दिया डेटा C1 मोलर C2 मोलर है, ठीक है, तो अब कौन सा एनोड कौन सा कैथोड की तरह बिहेव करेगा, वो चीज बताने के लिए मैंने क्या बोला कि क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस सेल रहेगा, ठीक है, मतलब ये रिएक्शन अपने आप होगा, तो ई सेल ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब ई सेल ग्रेटर देन 0 का मतलब होगा कि ये जो लॉन वाला टर्म है ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब लॉन समथिंग ग्रेटर देन 0 कब होता है, लॉन समथिंग ग्रेटर देन 0 जब होता है जब जो समथिंग है वो 1 से बड़ा हो, ठीक है, जैसे लॉन 1 0 होता है, ठीक है, लॉन 2 पॉजिटिव होता है, लॉन 3 पॉजिटिव होता है, बट लॉन 0.5 ये नेगेटिव होगा, ठीक है। तो लॉन के अंदर वाली चीज अगर ग्रेटर देन 1 है तो लॉन पॉजिटिव आता है, तो यानी कि H प्लस कैथोड मस्ट बी ग्रेटर देन H प्लस एनोड, ठीक है, ये मुझे समझ में आया। तो यानी कि स्टार्टिंग में जो डेटा दिया था कि C2 ज्यादा है, तो C2 फिर किसकी तरह बिहेव करना चाहिए, C2 शुड बिहेव एज कैथोड, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर H प्लस कैथोड की जगह C2 लिख दिया और H प्लस एनोड की जगह C1 लिख दिया। समझ में आया? सो दिस इज, एक दो और बार प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा।
ठीक है, तो यहाँ पर जो एक अंडरस्टैंडिंग मुझे आई, ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, दैट इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल में क्या होता है, बोथ हाफ सेल्स हैव द सेम इलेक्ट्रोड बट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में कोई एक कैथोड की तरह बिहेव कर सकता है, कोई एक एनोड की तरह बिहेव कर सकता है। ठीक है, तो कौन सा कैथोड की तरह बिहेव करेगा, कौन सा एनोड की तरह बिहेव करेगा, वो हमें स्टार्टिंग में नहीं पता पड़ता है। ठीक है, वो हमें स्टार्टिंग में नहीं पता पड़ता है। वो हमें कैसे पता पड़ेगा, जब हम उसका क्यू लिखेंगे। ठीक है, ये क्यू लिखने पर हमें पता पड़ता है कि कौन सा कंपार्टमेंट एनोड की तरह और कौन सा कंपार्टमेंट कैथोड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो एक बार के लिए अगर C1 C2 कैसे हम एनोड कैथोड बता रहे हैं वो आपको नहीं भी समझ में आया तो भी मैं बोलूंगा कि एक दो एग्जांपल और प्रैक्टिस करते हैं जहां पर हम लोग इस चीज को देख पाए कि ई सेल कैसे लिखा जा रहा है। ठीक है, तो मैं एक और एग्जांपल कराता हूँ। ठीक है, ये तो मेरा कैसा था, इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल था। ठीक है, एक और एग्जांपल ऑब्जर्व करना, एक और टाइप ऑब्जर्व करना, उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल। तो जैसा आपने समझा यहाँ पर वैसा ही इसका मीनिंग होगा। ये इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल था, अब मैं आपको इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल बता रहा हूँ। तो इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल में कैसा रहेगा, बोथ हाफ सेल्स हैव सेम इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे सेम रहेगा बट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन बोल लो या फिर पार्शियल प्रेशर बोल लो एट इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, जैसे वापस से मैं ये हाइड्रोजन वाले एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 गैस मान लो P1 बार है। ठीक है, एंड यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 गैस जो है वो P2 बार है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज डिफरेंट है, जो पार्शियल प्रेशर है वो अलग अलग है। बाकी जो यहाँ पर H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, उसको C मोलर बोल दो, और यहाँ पर भी जो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन है वो C मोलर ही है। ठीक है, बाकी इनर्ट इलेक्ट्रोड है जिसको प्लैटिनम से कनेक्ट कर देंगे, और मतलब प्लैटिनम इलेक्ट्रोड से हमको कनेक्ट कर देंगे और सॉल्ट ब्रिज भी लगा देंगे। ठीक है, तो अब
कौन सा एनोड कौन सा कैथोड मेरे को नहीं पता, ठीक है। P1 P2 पर डिपेंड करेगा, कौन सा कम है कौन सा ज्यादा है उस पर डिपेंड करेगा, बट वो भी अभी मुझे नहीं पता है, ठीक है। बट इतना जरूर पता है कि कोई तो एक एनोड की तरह बिहेव कर रहा होगा और कोई तो एक कैथोड की तरह बिहेव कर रहा होगा, ठीक है। कोई तो एक एनोड की तरह बिहेव करेगा और कोई तो एक कैथोड की तरह बिहेव करेगा, तो मैं एटलीस्ट लिखना तो शुरू करता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर इफ P1 is more than P2, ठीक है, then determine E cell, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर वर्क करना शुरू करता हूँ, अभी मुझे नहीं पता, ठीक है। डोंट नो व्हाट इज एनोड पर एंड डोंट नो व्हाट इज कैथोड पर, ठीक है। पर इतना तो लिख सकता हूँ कि रिएक्शंस एनोड और कैथोड वाले क्या क्या होंगे। चलो बताओ, एनोड पे क्या रिएक्शन होगा? S2 जिंक से जिंक, H2 से 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। एकदम सही, H2 will give 2H plus aqueous plus 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूँ पार्शियल प्रेशर A, PA एनोड पर है ना ये, एंड दोनों तरफ ये तो सी मोलर ही है, तो इसको मैं H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन को सी मोलर लिख देता हूँ। अच्छा, कैथोड पर क्या रिएक्शन होगा? 2H2 plus 2 electron which gives H2 gas. एकदम सही। सो 2H plus aqueous plus 2 electrons is giving H2 gas, ठीक है। एंड ये सी मोलर रहेगा और ये पार्शियल प्रेशर एट कैथोड रहेगा, ठीक है। पीसी बोल देता हूँ इसको मैं। अब मैं इनको जब ऐड करूंगा तो अगेन आई कैन सी दैट H प्लस एंड इलेक्ट्रॉन्स कट जाएंगे पर H2 नहीं कटेगा, क्यों? क्योंकि दोनों तरफ डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस हैं, ठीक है। ये एनोड पर P सॉरी दोनों तरफ अलग अलग पार्शियल प्रेशर है, एनोड पर PA है एंड कैथोड पर कुछ PC होगा, ठीक है। तो यहाँ से मुझे दिख जाएगा कि N will be 2 and Q will be partial pressure of H2 at cathode upon partial pressure of H2 at anode, है ना? ये समझ में आया? इसको ऐसा partial pressure of H2 at anode and इसको लिख देते हैं partial pressure of H2 at cathode. ठीक है। Now अब इस पे नर्स इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो E cell will come out to be E naught cell minus RT by NF ln Q, तो E naught cell 0 है, N का वैल्यू 2 है एंड Q का वैल्यू है पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 कैथोड अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 एट एनोड, ठीक है। ये नेगेटिव साइन को मैं अंदर ले लेता हूँ, तो RT by 2F ln partial pressure of H2 at anode upon partial pressure of H2 at cathode, ये बन जाएगा, ठीक है। इस एग्जांपल में मेरा ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। बट मेरे को तो आंसर किसके टर्म्स में देना है? P1 और P2 के टर्म्स में। तो आप मुझे बता सकते हो कि
इनमें से कौन सा P1 है और कौन सा P2 है? एनोड P1 एंड कैथोड P2। राइट, क्योंकि वापस से मैंने वही लॉजिक लगाया कि देखो फॉर ई सेल टू बी ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये जो लॉन के अंदर लिखा हुआ है ये ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ठीक है, यानी कि दिस implies the partial pressure at anode should be more than partial pressure at cathode। तो इससे अब मुझे ये आइडिया लगा, ठीक है। तो जो ज्यादा वैल्यू होगी वो एनोड पे होगी, तो मेरी ज्यादा वैल्यू कौन सी थी? P1 की, ठीक है। तो ये मेरा P1 होगा और ये मेरा P2 होगा, ठीक है। अच्छा, शॉर्टकट बता देता हूँ इसमें, ठीक है। शॉर्टकट क्या रहेगा? मान लो कि आपको फ्यूचर में मतलब करना ही नहीं है कि मतलब समझ में ही नहीं आ रहा कि कौन सा एनोड कौन सा कैथोड, तो बस इतना कर देना कि जो भी वैल्यू आ रही है उसको पॉजिटिव वैल्यू ले लेना। अगर आप गलती से यहाँ लॉन के अंदर उल्टा भी लिख दोगे, ठीक है, तो आपका नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा ई का, ठीक है। तो उसको फिर बस पॉजिटिव मान के सॉल्व कर लेना, क्योंकि एक स्पॉन्टेनियस सेल का ई पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, कई बार ऐसा हो जाता है कि जल्दी जल्दी में, तो जस्ट इतना ही इंश्योर करना है कि नेगेटिव नहीं लिखना, आंसर जो भी है बस उसको पॉजिटिव ही लिखना है। ये समझ में आया आपको? तो इसे हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल, और इसके मैंने दो टाइप आपको बताए, ठीक है, एक इलेक्ट्रोलाइट और एक इलेक्ट्रोड, ठीक है। अच्छा, एक हो सकता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड दोनों ही अलग अलग हो, ठीक है, तब भी वो कॉन्सेंट्रेशन सेल ही रहेगा, बस उसका फॉर्मूला आपके लिए थोड़ा और डिफरेंट आ जाएगा, ठीक है। जैसे चलो मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करके एक और एग्जांपल आपको कराता हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल, ठीक है। यहां पर ऑब्जर्व करना, थोड़ा सा अलग कर रहा हूं इस बार, ये दो हाफ सेल है, इनको कनेक्ट कर दिया है, यहां पर आ रहा है Cl2 गैस, ठीक है, Pa बार, ठीक है। मैं इसको बता रहा हूं आपको कि ये साइड एनोड है, ठीक है, इस बार मैं आपको बता ही रहा हूं पहले से कि ये साइड एनोड है और ये साइड कैथोड है, ठीक है। सो Pa बार है, ठीक है, एंड इसको यहाँ पर जो Cl माइनस आयन का ही कॉन्सेंट्रेशन रखा हुआ है, ठीक है, और ये C1 मोलर है, ठीक है, इसको चलो P1 और इसको P1 बोल देते हैं और इसको C1 बोल देते हैं। इस तरफ भी Cl2 गैस है बट वो P2 बार प्रेशर पर है, और इस तरफ Cl माइनस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन है और वो C2 मोलर पर है, ठीक है।
बट मैं आपको बोल रहा हूँ पहले से कि ये साइड एनोड है, ये साइड कैथोड है, ठीक है। वैसे तो वो अगेन डिपेंड करेगा P1 P2 C1 C2 इन सब की वैल्यूज के ऊपर, बट एक बार के लिए मान लो कि मैंने आपको दे दिया है, मुझे पता है कि लेफ्ट हैंड साइड पे एनोड है और राइट हैंड साइड पे कैथोड है। तो क्या अब आप मेरे लिए, ठीक है, डिटरमाइन ई सेल एट 298 केल्विन, ठीक है, डिटरमाइन ई सेल एट 298 केल्विन in terms of P1 P2 C1 एंड C2, इन सब के टर्म्स में डिटरमाइन करने की कोशिश करो। देखो क्या आ पाता है। So 0.059 upon n into log
concentration of anode into pressure of cathode upon concentration of cathode into pressure of anode. थोड़ा सा केयरलेस मिस्टेक कर गए। जो कोफिशिएंट है वो पावर में भी चढ़ेगा ना। हाँ सर सॉरी, वो कंसंट्रेशन का स्क्वायर होगा दोनों। राइट राइट राइट, ठीक ठीक ठीक, गुड। सो यहाँ पर बाकी लोग भी देखो, एनोड पे क्या रहेगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन क्या रहेगा, ऑक्सीडेशन रहेगा 2Cl माइनस एक्वस इज गोइंग टू Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आई होप ये आपने सही से लिखा होगा। क्लोरीन -1 से 0 जाएगा। ठीक है, तो ये C1 मोलर है ना, और ये P1 बार है। कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर रिडक्शन होगा, Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव मी 2Cl एक्वस। ठीक है, 0 से ये -1 में जा रहा है। ठीक है, और आप देखोगे तो ये C2 मोल सॉरी ये P2 बार होगा और ये C2 मोलर होगा। ठीक है, तो ये मेरा कैथोड पे हो गया। अगर मैं ओवरऑल देखूंगा तो इसमें बस इलेक्ट्रॉन ही कैंसिल आउट होगा, बाकी कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि सबकी अलग अलग कॉन्सेंट्रेशंस है। सो 2Cl माइनस एक्वस प्लस Cl2 gas is giving Cl2 gas plus 2Cl minus aqueous। ठीक है, ये C1 मोलर P2 बार P1 बार C2 मोलर। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो N का वैल्यू 2 आ गया और Q का वैल्यू क्या आ जाएगा, P1 इंटू C2 का स्क्वायर अपॉन P2 इंटू C1 का स्क्वायर। सो मेरा ई सेल का फॉर्मूला आ जाएगा E0 माइनस RT/NF ln Q। E0 0 है और 298 केल्विन पर बात हो रही है, तो ये हो जाएगा -0.059, N का वैल्यू 2 एंड ये Q का वैल्यू P1 C2 स्क्वायर अपॉन P2 C1 स्क्वायर, और इस माइनस साइन को अंदर ले लेंगे तो 0.059/2 इंटू लॉग P2 C1 स्क्वायर अपॉन P1 C2 स्क्वायर। ये मेरा ई सेल आ जाएगा। सो P1 डायरेक्ट कैसे लिए कैथोड एनोड में, P1 C2 C1 मतलब सर पता नहीं है ना कौन सा कैथोड है और कौन सा एनोड है। हाँ नहीं, इसलिए मैंने बोला ना, इसीलिए अभी इसमें देखो, इसमें कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड है वो तो इस पे डिपेंड करेगा इनकी वैल्यूज के ऊपर। ठीक है, इसके लिए मैंने क्वेश्चन में स्टार्टिंग में बोला कि ये गिवन है कि ये एनोड है, जो P1 C1 वाला चेंबर है वो एनोड है, यस एंड जो P2 C2 वाला है वो कैथोड है। ये मैंने इसलिए बोल दिया स्टार्टिंग में। यस सर, देखा नहीं था। हाँ ठीक है, मैं एक बार जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन कराया था मैंने, ट्रिकी क्वेश्चन कराया था। जिसको आप देख सको कि कैसे सॉल्व करा है। अरे चार्जिंग लगाने पे बहुत गड़बड़ करता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। अब इन तीनों में अगर आप मुझसे पूछोगे ना, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल पूछा जाता है। ठीक है, इन तीनों में
सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल पूछा जाता है, एंड इसी वजह से, ठीक है, इसी वजह से कई बार स्टूडेंट्स ये वाला फॉर्मूला रट्टा मार लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जैसे मेटल और मेटल के आयन वाला भी फॉर्मूला रहेगा, ठीक है, तो उसमें कई बार स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला रट्टा मार लेते हैं कि हाँ मतलब 0.059 बाय एन एंड लॉग concentration at cathode upon concentration at anode, ठीक है, ऐसा रट्टा मार लेते हैं, बट थोड़ा सा भी उसमें चेंज करा तो आंसर अलग हो जाता है, ठीक है। जैसे इनफैक्ट मैं बताऊंगा आपको, आप यहाँ बुकलेट में भी देखोगे ना, तो बुकलेट में भी जब कॉन्सेंट्रेशन सेल्स के बारे में बात करी जाएगी, तो इसमें आपको ये इस तरीके से ये फॉर्मूला याद कर लेने को बोल दिया जाता है, ठीक है। ये कॉन्सेंट्रेशन सेल वाला पार्ट है, इसमें कई बार स्टूडेंट्स ये वाला फॉर्मूला रट्टा मार लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल वाला, ठीक है। बट मैं मना करूंगा, मैं आपको यही बोलूंगा कि आप तसल्ली से पेन चलाओ, ठीक है, लिखो एनोड और कैथोड पर क्या क्या है, ठीक है, एंड उसके बाद एन और क्यू निकालो और फिर ई सेल लिखो, ठीक है। जो तरीका है अपना वही फॉलो करो, ठीक है, यही अपना तरीका है। स्टेप 1 रिएक्शंस, स्टेप 2 एन और क्यू का वैल्यू, स्टेप 3 ई नॉट सेल 0 है, स्टेप 4, ठीक है, वो एन और क्यू को डालो तो आपका आंसर आएगा, ठीक है। यही अपन ने करा है हर जगह, यहाँ पर भी देखना। स्टेप 1 एनोड कैथोड की रिएक्शन लिखी, ठीक है। स्टेप 2 एन और क्यू का वैल्यू निकाला, स्टेप 3 ई नॉट सेल 0 है, एंड स्टेप 4 में ई सेल का इक्वेशन लिख दिया नर्स इक्वेशन से, ठीक है। सेम यहीं पे करा, स्टेप 1 रिएक्शन लिखी, स्टेप 2 एन और क्यू आइडेंटिफाई करा, स्टेप 3 ई नॉट सेल तो 0 है, एंड स्टेप 4 ई सेल का वैल्यू लिखा, ठीक है। अब ये चीज धीरे धीरे फास्ट होती जाती है जितना आप प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको कंसंट्रेशन सेल के बारे में? दो चार क्वेश्चन अब अटेम्प्ट करोगे आप अपने अपने तरफ से, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ, ट्राई करना, बताना मुझे। ये 51 और 52 का आंसर बताओ, चलो। ठीक है, 51 52 का आंसर बताओ।
सी। पहले वाले का 51 वाले का हाँ ए गलत है, बी सही है ना। गैल्वेनिक सेल में ओवरऑल सेल रिएक्शन होता है, जबकि कॉन्सेंट्रेशन सेल में ओवरऑल रिएक्शन नहीं होता है, तो बी सही है। सी में क्या बोला जा रहा है, बोथ टू हाफ सेल्स ऑफ बोथ गैल्वेनिक सेल एंड कॉन्सेंट्रेशन सेल्स आर केमिकली डिफरेंट। नहीं ना, कॉन्सेंट्रेशन सेल में दोनों हाफ सेल केमिकली तो सेम ही होते हैं। जैसे अपन ने देखा कॉन्सेंट्रेशन सेल में जिंक और जिंक आयंस है, और राइट हैंड साइड पे भी जिंक और जिंक आयंस है, तो केमिकली तो सेम हो गए। तो 51 वाले का बी आंसर होगा ना, कि गैल्वेनिक सेल में एक ओवरऑल सेल रिएक्शन होता है, बट कॉन्सेंट्रेशन सेल में देयर इज नो ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है, जस्ट क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है। फिफ्टी टू वाला भी सोचो चलो। बी सर 52। 52 वाले का बिल्कुल सही, 52 वाले का बी राइट। इसमें हम देखेंगे, लिखने के बाद में पता पड़ेगा दैट कम कॉन्सेंट्रेशन वाला जो है वो एनोड रहेगा, और ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाला कैथोड रहेगा, और जिसका कम कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ेगा, जिसका ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है वो घटेगा, जब तक दोनों तरफ का कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं हो जाता। ठीक है। 55 तो चलो सेम ही हो गया। एक और कोई क्वेश्चन दिखाता हूँ, ट्राई करते हैं, FBS में से देख लेते हैं अगर कोई मिलता है तो।
चलो ठीक है, ये अच्छा दिख रहा है। थोड़ा सा आप लोगों के लिए ट्रिकी भी पड़ेगा। 23rd वाला देखो, ठीक है। 22nd वाला तो मेरे हिसाब से हो ही जाएगा, ठीक है। 22nd वाले में इतनी दिक्कत नहीं आएगी आपको, या चलो दोनों ही करके दिखा दो मुझे। ठीक है, मैं दोनों ही आपसे करवा लेता हूँ। स्निप्स नहीं दे, स्निप। पहले आप 22 कर दो, फिर मैं 23 भी आपसे करवाऊंगा। ठीक है, और इसमें हो सकता है कि कैलकुलेटर यूज करना पड़े, क्योंकि डेटा लग नहीं रहा मुझे इतना अच्छा है। ठीक है, अगर आपको मेहनत करना है तो पूरा स्टेप बाय स्टेप जाओ, या फिर कुछ स्टेप्स आप मन में भी कर सकते हो। ये कंसंट्रेशन सेल का क्वेश्चन है क्या? हाँ सर तो उसका ये एम ग्रेटर देन 0 है ना? हाँ, तो इसमें नेगेटिव दे दिया ना, तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा कि ये वाला साइड कैथोड की तरह और ये वाला साइड एनोड की तरह बिहेव कर रहा होगा। मतलब इन्होंने यहाँ पे गड़बड़ लिख दिया, जो लिखना चाहिए था एनोड पर वो, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड एनोड होता है ना, तो इसमें हो रहा होगा ऐसा कि राइट हैंड साइड वाला एनोड की तरह बिहेव कर रहा होगा।
आया आंसर? E cell will be equal to E naught cell minus 0.059 by n into log q. ये E naught तो 0 रहेगा, ठीक है। अब इसमें n का वैल्यू 2 रहेगा। अब n का वैल्यू 2 मुझे कैसे दिख रहा है? थोड़ा मन में रिएक्शंस मैंने लिखने की कोशिश करी तो समझ में आने लगा। और Q रहेगा जिंक 2 प्लस एनोड, ये Q वैल्यू रहेगा अपॉन जिंक 2 प्लस कैथोड, ठीक है। ये रिएक्शंस थोड़ा मैंने मन में लिख लिए फास्ट फास्ट। कैसा कि एनोड पर ऐसा होगा ना, जिंक will give zinc 2 plus aqueous plus 2 electron, कैथोड पर जिंक 2 plus aqueous plus 2 electron gives zinc solid, ठीक है। तो ये जिंक सॉलिड तो कट जाएगा, तो ये थोड़ा सा फास्ट मैंने कर दिया, ठीक है। आई होप आप भी कर सको। तो यानी कि आ जाएगा माइनस 0.0088 इज इक्वल टू माइनस 0.059 बाई 2 इंटू लॉग, यहाँ पर ये 0.2 दिया हुआ है एनोड वाला और कैथोड पर ये A2 है। तो इससे आप कैलकुलेट करोगे तो आपको A2 की वैल्यू मिल जाएगी और वो देखो 0.2 से कम आएगी, ठीक है। 0.02 इसीलिए ठीक है। अब इसमें कैल्सी लग जाएगा, मतलब अभी इसको कैसा है, इसको मैं हाथ से नहीं कर पाऊंगा। 0.0088 इंटू 2 डिवाइड बाय 0.059, तो ये 0.3 हो जाता है। तो ए इससे 0.1 आ जाएगा, ठीक है, लगभग अप्रोक्सीमेटली ए 0.1 आ जाएगा। तो ये जो है ये कॉन्सेंट्रेशन कम आ रही है ना, तो ये कम वाली तो एनोड पर होनी चाहिए थी और ज्यादा वाली कैथोड पे होनी चाहिए थी, तब मेरा ई सेल पॉजिटिव आता। ठीक है, अच्छा। अब एक बार ये वाला क्वेश्चन भी ट्राई करो। हम्म, ठीक है। दोनों तरफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही है और जो एसिड है उसका काम जो है वो बस H प्लस प्रोवाइड करना है, ठीक है। और H2 गैस के बारे में कुछ दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग यही मान के चलेंगे कि दोनों तरफ फिर H2 गैस का प्रेशर 1 बार ही है, पार्शियल प्रेशर 1 बार ही है, ठीक है। इतना हिंट दे दिया मैंने आपको, अब आप कोशिश करो।
ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं हो गया? समझ में नहीं आ रहा सर क्वेश्चन के। हाँ नहीं मतलब है डिफिकल्ट क्वेश्चन है देखो। मतलब अभी इसके पहले तो कैसा है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड, हाँ मतलब दिख रहा है कि वो कॉन्सेंट्रेशन सेल है, दोनों तरफ सेम सेम इलेक्ट्रोड है। यहाँ पर क्या है, इन्होंने थोड़ा सा लैंग्वेज में डिफिकल्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी कैसा है कि दोनों तरफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही है, दोनों तरफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगी हुई है। तो यहाँ पे देखो, इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ऑब्जर्व करना, यहाँ पर H2 गैस है, 1 बार पार्शियल प्रेशर रहेगा, एंड यहाँ पर भी H2 गैस है, 1 बार पार्शियल प्रेशर रहेगा, और ये प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लगा दिया है। ठीक है, इनको वायर से कनेक्ट कर दिया है, सॉल्ट ब्रिज लगा दिए हैं। ठीक है, अब जो ये सोल्यूशन है यहाँ पर, ठीक है, इसके अंदर जो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, वो होगा √K/C। ठीक है, दिस कम्स फ्रॉम वीक एसिड। ठीक है, यहाँ पर जो H प्लस होगा वो भी हो जाएगा √K/C। ठीक है, ये जो वीक एसिड से यहाँ पर H प्लस आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये एक HA एसिड का है, और ये दूसरा K जो है वो HB एसिड का है। ठीक है, अब चलो इतना मैंने सिंप्लीफाई करके दे दिया आपको। ये अपन ने आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा था ना, ये आपको याद है कि नहीं याद है? आयनिक इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा होगा दैट है ना। तो वीक एसिड से जो H प्लस आता है वो ऐसे लिखते हैं। तो चलो अब ये जो Ka1 है, ये Pka से क्या पता पड़ रहा है? Pka से पता पड़ रहा है दैट Ka1 इज 10⁻³ एंड Pk5 मतलब जो Ka2 है इसका, मतलब जो ये HB एसिड है इसका जो K है वो 10⁻5 है। ठीक है, एंड दोनों में सेम कॉन्सेंट्रेशन है, तो दोनों में CC कॉन्सेंट्रेशन ही है। ठीक है, चलो इतना मैंने सिंप्लीफाई करके दे दिया। अब आप बताओ मुझे, अब कोशिश करके बताओ क्या होगा।
आया अभी कुछ? मान लो कि ये वाला एनोड है और ये वाला कैथोड है, ठीक है। अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो मान लो कोई भी एक एनोड है, कोई भी एक कैथोड है, ठीक है। तो एनोड पर क्या होने वाला है? H2 gas is going to give you 2H plus aqueous plus 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। ये प्रेशर तो 1 बार है और कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर ये इसको √K1 × C बोल देते हैं, ठीक है। √K1 × C मोलर है, ठीक है। एंड कैथोड पर रिडक्शन रिएक्शन होगा, 2H plus aqueous plus 2 electron is giving H2 gas. एक बार दिखा देता हूं मैं दर्शना, ठीक है। एक बार मैं भी लग रहा है मुझे आपका आंसर सही है, ठीक है। यहाँ पर ये √K2 × C रहेगा, ठीक है, और ये भी 1 बार रहेगा, ठीक है। अब ओवरऑल रिएक्शन आप देखोगे तो क्या हो जाएगा? 2H plus aqueous is giving 2H plus aqueous, √K2 × C molar and √K1 × C molar, ठीक है। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है दैट N का वैल्यू 2 रहेगा एंड Q का वैल्यू क्या रहेगा? √K1/K2, ठीक है। C कट जाएगा ना। सो नाउ ई सेल विल बी क्या हो जाएगा? E0 minus 0.059/2 into log √K1/K2। तो 0 minus 0.059/2 into log of, अब ये है 10⁻³ और ये है 10⁻⁵, ठीक है। तो ये आ जाएगा -0.059/2 into log 10, ठीक है। तो ये -0.059/2 हो जाएगा, ठीक है। बट ये माइनस साइन तो चलेगा नहीं, तो मतलब मैंने क्या करा, मैंने एक्चुअली गड़बड़ मान लिया। एक्चुअली ये फिर एनोड रहेगा और ये कैथोड रहेगा, ठीक है। बस इतना कर दो आप, तो उससे आपको फिर समझ में आ जाएगा कि इसको K2 बोलना है, इसको K1 बोलना है। तो ये K1, ये K2, K2/K1, ये 10⁻⁵ अपॉन ये 10⁻⁻3, ठीक है। ये 10⁻⁻1 रहेगा और ये प्लस आ जाएगा, ऐसा कर दो, ठीक है। हाँ, तो ये भूषण आपका आंसर सही है। इस तरीके से मुझे आंसर करना रहेगा, ठीक है। अब मैं ये फास्ट भी कर सकता हूँ, ये मैं स्लो क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज मैं सीधे यहीं से शुरू करता, ठीक है। मैं अदरवाइज यहीं से शुरू करता, मैं ये सब तो क्या, ये मैं मन में करने लग जाता हूँ। एनोड में क्या होगा, कैथोड में क्या होगा, क्यू क्या रहेगा, एन क्या रहेगा, फटाफट फटाफट आंसर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सो डिफिकल्ट क्वेश्चन था ये, इतना इजी नहीं था क्योंकि इसका लैंग्वेज ऐसा था। बट हाँ, उसके बाद जब मैंने आपको ये ड्रॉ करके बता दिया तो फिर आपको ये बन जाना चाहिए था। एंड हाँ, कुछ स्टूडेंट्स का बना भी है। दर्शना ने एक छोटी सी केयरलेस मिस्टेक करी है, बाकी आई थिंक उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया होगा दर्शना आपने कहाँ पे केयरलेस मिस्टेक करी। भूषण आपका आंसर सही है, उसमें 0.059/2 है ना, 0.59 नहीं, 0.059/2, ठीक है।
और किसी का आंसर आया था ये? ताक्सन? ये तो उल्टा आया था माइनस में। माइनस में आ गया था, तो भाई माइनस में आने पर क्या गड़बड़ हुआ कि अपन ने लेफ्ट वाले को एनोड मान लिया, बल्कि राइट वाले को एनोड मान लेना चाहिए था, बस उतना ही था, क्योंकि पहले से नहीं पता पड़ता ना। सर मैंने पहले रिएक्शन लिखी, बाद में कैथोड एनोड डिफाइन किया। हाँ, ये ज्यादा समझदारी वाला काम है, चलेगा। तो कंसंट्रेशन से पता चलते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, सो आई थिंक आज के लिए काफी है, कॉन्सेंट्रेशन सेल्स हमें अब समझ में आ गए हैं। ठीक है, अगली क्लास में फिर मैं अब नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के ऊपर आपको लेके जाऊंगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हम लोग देखेंगे कि उसमें कैसे कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, चलो फिर, कोई डाउट्स, कुछ पूछना है आप लोगों को, या फिर क्लोज करें आज का लेक्चर? ठीक है, चलो, ऑल राइट देन, क्लोज करते हैं। थैंक यू गाइज। थैंक यू सर।